Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start our poem 4, which is Anthem for Doomed Youth, and this poem is written by Wilfred Owen. Now हम डिस्कस कर लेते हैं ये पोएम है किस बारे में, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं. आपको इसमें पोएम का टाइटल और जिस पोएम जिसने लिखी है उसका नेम पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आप अटैम्प्ट करोगे अपने एग्ज़ाम में, यहाँ वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है. अब हम देख लेते हैं इसका पोएम. अबाउट द पोएम, ये पोएम है किस बारे में. देखो, दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोनेट. सोनेट मतलब क्या होता है, जब आपकी 14 लाइन्स की कोई पोएम होती है, जिस पोएम में आपकी 14 लाइन्स होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं. देखो, उसके बाद ये बोलते हैं इट हैज़ 2 क्वाट्रेनियंस और 4 लाइन्स ईच एंड अ सेसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स का है. उसके बाद द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट की क्या है, ए बी सी डी ई एफ ई और जी जी. मतलब देखो, राइम स्कीम हम कैसे निकालते हैं, जब आपकी जो लास्ट के जो आप टोन आपकी पोएम का जो आप पढ़ते हो, लास्ट जो आपका प्रोनाउंसिएशन जैसे निकलती है, हम उससे राइम स्कीम निकालते हैं. हम आपके साउंड से राइम स्कीम निकालते हैं. ठीक है, किससे निकालते हैं आप, वर्ड से राइम स्कीम कभी नहीं निकालते, साउंड से निकालते हैं राइम स्कीम. ये मैं आपको आगे बता दूंगी. देखो, द वेरी टाइटल है जो पोएम का, वो सजेस्ट क्या करता है, इट हैज़ बीन रिटन इन ए सटारिकल वेन में, बड़े दुख के वेन में लिखी गई, बड़े दुख प्रकट कर रहा है यहाँ जो आपका पोइट है. इसको कविता को लिखते हुए एक व्यंग्यात्मक लहजे में लिखी गई है. एन एंथम इज यूजली अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, बट दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स किल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ जो आपके सोल्जर्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे थे. 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी. वैसे एंथम मतलब हम क्या बोलते हैं, जब भी हम एंथम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसी चीज़ की सेलिब्रेशन की, किसी चीज़ की प्रेज की. बट यहाँ क्या हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मरे हैं. यहाँ कोई प्रेज की या कोई खुशी की बात तो है नहीं, यहाँ दुख की बात है. तो यहाँ एक सटारिकल आयरोनिकल वे में हम पोएम को देख सकते हैं. देखो, द यूज़ ऑफ द वर्ड यूथ इन द टाइटल में, एंथम फॉर डूम्ड यूथ है ना. यूथ का मतलब क्या, फर्दर एज टू द प्योगनेसी ऑफ द थीम. द फर्स्ट 8 लाइन्स जो होंगी, द लैमेंट द लॉस ऑफ, फर्स्ट 8 लाइन्स में आपको क्या पता लगता है कि आपने यंग मैन, जो यंग सोल्जर्स हैं, उन्हें खो दिया है. और ये मरे किस तरीके से, जैसे एक भेड़ बकरी, एक कैटल्स होते हैं, जानवरों की तरह मारे गए हैं ये. एंड आर नॉट गिवन इवन अ प्रॉपर ब्यूरियल, मतलब कि जो उनको देह संस्कार, जो मरने के बाद उनको एक अंतिम संस्कार होता है उनका, वो भी ढंग से नहीं हुआ है. नो बेल्स कैसे नहीं हुआ, ये कैसे करते. देखो, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, बेल्स वगैरह बजती हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे लेके जाते हैं जब हम उसके वहाँ तक, तो कहते हैं नो बेल्स एंड नो टोल्स फॉर देम एंड नो प्रेयर्स आर मेड्स फॉर देम. तो ये इसको, ऐसी मौत को क्या बोलते हैं कि वो कैसे मरे हैं, एज ए कैटल मरे हैं. वाइल द फर्स्ट 8 लाइन्स डिपिक्ट द ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर, कि वॉर कैसी हुई है उस ब्रुटैलिटी को शो कर रहे हैं वो. द रिमेनिंग 6 लाइन्स जो होंगे ना, देखो 14 लाइन में से जो 8 लाइन्स है, 14 कैसे बना आपका, 8 + 6, 8 लाइन्स जो आपकी हैं वो दुख प्रकट कर रही हैं. जो रिमेनिंग 6 लाइन्स है, ब्रिंग्स अबाउट द साइलेंट ग्रीफ ऑफ द ब्रिवेड फैमिलीज. उनकी जो फैमिलीज है पीछे, जैसे सोल्जर्स मर जाते हैं, उनकी फैमिलीज रह जाती हैं, तो उनकी फैमिलीज का वो दुख दिखा रहे हैं. द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स एट डस्क प्रोजेक्ट्स द ग्लूम एंड ग्रीफ ऑफ दोज हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड. मतलब कि जो पीछे रह गए हैं, पीछे कौन रह गए हैं, उनका परिवार पीछे रह चुका है, चाहे उनकी फैमिली है उनमें. तो यहाँ जो रिमेनिंग जो आपके 6 लाइन्स हैं वो उनका दुख प्रकट कर रही हैं. अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पोएम. देखो, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाइज एज कैटल, ओनली द मॉन्स्टर्स एंगर ऑफ द गन्स, ओनली द शटरिंग राइफल्स रैपिड रेटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ऑरिजन्स. देखो, अगर हम यहाँ राइम की बात देखें, देखो ऐसे कैटल, गन्स, रैटल और रीजन्स, तो किस तरीके की, कैटल एक आया, ए कैटल, गन्स जब अलग साउंड आ रही है, बी दे दिया ऐसे, रैटल दोबारा से, कैटल रैटल वाली साउंड सेम है, गन्स ऑरियंस सेम साउंड है, बी. देखो, जो फर्स्ट की राइम स्कीम कैसे बनी है, हमने साउंड से निकाली है राइम स्कीम, कैटल रैटल गन्स ऑरियंस, ऑरियंस है ना ये. तो ए बी, फर्स्ट की क्या थी, ए बी, आपकी ए बी साउंड आ रही है, सेम आएगी तो ए, डिफरेंट है तो बी आ जाएगा आपको. ठीक है, आपको पता होगा अब राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है.
देखो द पोइट हेयर डज नॉट ग्लोरीफाई द सोल्जर्स किल्ड इन द वॉर। वो उनकी ग्लोरीफाई, उसको खुशी नहीं मिली है कि वो जिस तरीके से मरे हैं, ग्लोरीफाई नहीं करा है। ही डजंट से दैट दे डाई द डेथ ऑफ हीरोज़, कि वो हीरोज़ की या एक शहीद की तरह मरे हैं। वो इतनी बुरी तरह मारे गए हैं, उनका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ गया है। यहाँ हम देख सकते हैं उनकी सिचुएशन। ही से दैट दोज किल्ड इन अ बैटल फील्ड डाइज एज कैटल की तरह मरे हैं वो। द किलिंग ऑफ सोल्जर्स इन द बैटल फील्ड, मतलब कि जो आपकी उसमें भूमि पर वो लड़ रहे थे बैटल फील्ड पे, अराउजेज द पिक्चर ऑफ कैटल बीइंग बुचर्ड इन अ स्लॉटर हाउसेज। जैसे आप देखते हो ना स्लॉटर हाउसेज क्या होते हैं, जहाँ जानवरों को वगैरह को काटा जाता है, जैसे जिसे हम बोलते हैं ना, मुझे वो हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, बूचड़ खाने, बूचड़ खाने बोलते हैं स्लॉटर हाउसेस को, क्योंकि वहाँ उन्हें काटा जाता है। जैसे बोलते बकरियों को काटते हैं या फिर मुर्गियों को काटते हैं, तो वो कहते हैं बूचड़ खाने होते हैं। तो कह रहे हैं उनकी तरह वो मारे गए हैं उन गन से, राइफल से, एज अ कैटल। द बूचर जो कैटल है सर्व एज फूड फॉर मैन, वाइल बूचर जो देखो जो बूचर कैटल होती है, जो जानवरों को हम काटते हैं, वो खाने का काम करती है मैन के लिए, मतलब कि एज अ फूड है। जैसे मुर्गी को काटा, उसके चिकन बना के आप खा रहे हो, तो एज अ फूड ट्रीट करो। वाइल बुचर सोल्जर, जिन सोल्जर्स को मारा गया वो सेटिस्फाई किसकी भूख को मिटा रहे हैं, वॉर मोंगर्स, जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। देखो सोल्जर्स आर किल्ड इन अ वार एज अ मर्सीलेसली, बिना किसी दया के मारे गए हैं, एज कैटल इन अ स्लॉटर हाउस। जैसे आप किसी मुर्गी को काटने जाते हो कि उसका चिकन बनाने के लिए, बिना किसी दया के आप कहते हो ना काट दो, वैसे सोल्जर्स भी मरे हैं बैटल फील्ड पे। These are no passing bells, उनके लिए कोई passing bells नहीं बजाई गई हैं। And instead of any prayers or mournful cries for the dead, there is a rapid rattle and shattering of rifles। ठीक है, बार बार कह रहे बेल्स की जगह क्या हुआ है उनके लिए, शटरिंग ऑफ राइफल्स की साउंड उन्होंने सुनी है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअल इमेज ऑफ द वॉर सीन, अगर आप विजुअल इमेज भी देखो क्रिएट कर सकते हो आप अपनी आइज़ के सामने। द पोएट यूजेज द टेक्निक ऑफ, कौन सी टेक्निक इसने यूज़ करी है, ओनोमेटोफोबिया जो भी है ये। उसके बाद द यूज़ ऑफ वर्ड कंटेनिंग साउंड सिमिलर ऑफ द नॉइसेज दे डिस्क्राइब, जैसे जैसे साउंड्स होते हैं वैसे वैसे वर्ड यूज़ करना, उसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ये आप प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेना। देखो वर्ड लाइक शटर, रैटल, पैटर आर वंस क्रिएट एन इमेज ऑफ राइफल्स बीइंग फायर रैपिडली एंड साउंड, ये राइफल्स की साउंड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं लाइन्स 5 और 8 में क्या आपको बोला गया है। देखो नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स, नो बेल्स, नोर एनी वॉइस ऑफ मोरिंग सेव द कोर्स, द श्रिल डिमेंटेड चोर्स ऑफ वेलिंग शेल्स एंड बग्स कॉलिंग फॉर देम फॉर फ्रॉम सैड शायर्स। देखो इसमें आप यहाँ वर्ड मीनिंग भी देख सकते हो। मॉकरीज मतलब रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं जो, द पोइट कॉल्स देम मॉकरी बिकॉज दे कैन डू नो गुड टू अ डेड सोल्जर्स। डिमेंट्री मतलब कि रैविंग मैड, बिहेविंग इन अ क्रेजिंग वे, हैविंग अ मेंटल इलनेस, पागल जिसे बोलते हैं। कोर्स होते हैं आपके क्या होते हैं, गायक मंडल होता है। शायर्स होता है आपका कॉन्टीज। अब देखो क्या होता है आपका, द पोएट डजंट ग्लोरीफाई दोज किल्ड इन द वॉर, ही सेड दैट इवन द मॉकरीज ऑफ जो रिलीजियस सेरेमनीज की नॉट गोन थ्रू, उनका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया गया है, उनके लिए कोई प्रेयर नहीं गाई गई है, उनके लिए कोई बेल्स नहीं बजाई गई है, नो कोई मोनफुल क्राइज, मतलब कि जैसे रोना होता है ना जब किसी की डेथ होती है, तो वो भी नहीं उनके लिए सुना गया है। द पोइट सेज दैट द श्रिल साउंड ऑफ शेल्स, जो शेल्स की श्रिल साउंड, ओनली द ट्रेल्स आर द हर्ड ओवर देयर डेथ, मतलब कि कौन सी बारूद हो गए, बंदूक हो गई, उसकी आवाज़ ही सिर्फ वहाँ सुनाई देती है उनको, उनके लिए ना कोई मोनफुल सॉन्ग गाया गया, ना बेल्स बजाई गई है। द पोइट सटारिकली कॉल्स दीज वेल्स एज सिंगिंग ऑफ डिमेंटेड कोर्ट्स, कहा है उन्हें से। एंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ देयर डेथ रीचेज देयर रिस्पेक्टिव शायर्स तक, कंट्रीज तक जाती हैं, नथिंग इज डन देन द साउंडिंग ऑफ बजर्स, कुछ नहीं उनके लिए कह जाता है। Thus the poet finds करता है nothing glorious in being killed in the war, उसको कोई ग्लोरियस चीज़, उनका कोई शहीद वाली फीलिंग नहीं मिली उन्हें। इनफैक्ट ही सीड इट एज ए मिसरेबल डेथ है, पोइट कहता है जिस तरीके से उनकी मौत हुई है एक बड़े दुख की बात वो जता रहा है, एक मिसरेबल डेथ है, जैसे कैटल मरता है एक बूचर खाने में। When not even hollow religious ceremony are performed for the dead, मतलब कह रहा है खोखली रिलीजियस सेरेमनीज तक परफॉर्म नहीं करी गई है उनके लिए। ठीक है, अब बताते हैं हम 9 से 14 लाइन्स बोलती हैं।
What candles may be held to speed them all, not in the hands of boy, but in their eyes, shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patience minds, and each slow dusk का drawing down of blinds. अब देखते हो इन द लास्ट 6 लाइन्स में आई हो पोएम की, द पोइट मूव्स अवे फ्रॉम द साउंड्स ऑफ वॉर एंड ब्रिंग हिज फोकस ऑन द सोलम स्टिलनेस एट होम. अब जो शहीद हुए हैं, मतलब कि जो सोल्जर्स मरे हैं बैटल फील्ड में, वो वहाँ से शिफ्ट होकर उनके घरों तक चला जाता है. वो देखता है कि कैसे वहाँ शांति सी पड़ी हुई है, क्योंकि उनके सोल्जर्स हैं, जो उनकी फैमिली के जो सोल्जर्स थे वो उनकी डेथ हो चुकी है. अब वो उनकी फैमिलीज पे वो फोकस करता है कि वहाँ कैसा है. द किल्ड सोल्जर्स आर बीइंग मोर्न्ड एट होम बाय द लव्ड वंस. उनका वही संस्कार वगैरह हो रहा है, दुख जता रहे हैं उनकी फैमिलीज. नो कैंडल्स आर हेल्ड बाय देयर लव्ड वन टू वेलकम दैम बैक होम. कोई कैंडल्स उनके हाथ में नहीं है उनका वेलकम करने के लिए. इंस्टेड ऑफ लाइटेड कैंडल्स देयर इज़ अ सैड ग्लिमर ऑफ फेयरवेल इन द आईज ऑफ देयर ब्रीव फैमिली. मतलब कि दुख की बात है उनकी आंखों में बस. When the news of their death reaches their home, को कह रहे जब उनकी डेथ की न्यूज़ उनके घर पे जाती है तो एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस गुड बाइज अपीयर ऑन द फेसेस ऑफ एवरीवन. हर किसी की आंखों के सामने दुख आ जाता है. द ओनली पॉल दे कैन ऑफर फॉर द डेड इज द पेल कलरिंग ऑफ देयर फेसेस. मतलब कि वही मुरझाया हुआ चेहरा ही अपना दिखा सकते हैं बस वो, क्योंकि इतना दुख है उनको, वहाँ डेथ हो चुकी है सोल्जर्स की. एंड द ओनली फ्लावर्स वो जो ऑफर कर सकते हैं वो उनके कॉफिन जो आते हैं उन पे ही ऑफ़र कर सकते हो. देखो आप इमेजिन कर सकते हो जैसे हमारे यहाँ सोल्जर्स मरते हैं, जब उन शहीद होते हैं वो, तो कैसा माहौल होता है उस समय देश में. तो उसी टाइप का इस पोएम में डिस्कस करा गया है. द ओनली रिस्पेक्ट दे कैन शो फॉर द डेड इज़ द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स एट द फॉल ऑफ द डे. वही चीज़ है देखो. Thus the poet brings out the grief and emptiness in the life of the bereaved family. में कहता है उनकी लाइफ में क्या दुख, उनकी फैमिली में क्या दुख आ चुका है. लाइफ इज़ नाउ ऑल ग्लूम फॉर देम आफ्टर द वॉर. आप वॉर के बाद जो उनकी लाइफ है वो एक पश्चाताप, अब उनके जीवन में दुख से भरा हुआ है. इसका मतलब ये है. यहाँ आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो. उसके बाद क्या है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो एक तो 7th पोएम है और एग्ज़ाम्स जो आ गई है उसकी डेट शीट भी आ चुकी है. और इस पोएम पहली 2 पोएम हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो. पहले इसमें हमने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो गया, पोएम के चैप्टर भी 2 चैप्टर डिस्कस करें और 2 पोएम भी डिस्कस कर चुके हैं. बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है पोएम है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और बच्चों के बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं कि कंप्लीट करा दो सिलेबस. तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए. अब देखो आप देख सकते हो फुली जो सॉल्व है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देखो हु डाइज एज कैटल, कौन मरे हैं कैटल्स की तरह, द सोल्जर्स. ठीक है. व्हाट साउंड आर डिस्क्राइब्ड एज प्रेयर्स, प्रेयर्स को किस साउंड में डिस्क्राइब करें. द साउंड्स प्रोड्यूस बाय द रैपिड रैटल एंड अ शटरिंग ऑफ राइफल्स. कह रहे हैं उनके लिए देखो कोई तो प्रेयर और रिलीजियस सेरेमनीज नहीं हुए जैसे एक अंतिम संस्कार होता है, बल्कि उनके लिए बेल्स की जगह क्या है, राइफल्स सुन के वो सुने हैं उन्होंने. विच साउंड्स आर लाइक टू कोर्स, कौन सी साउंड है जो साउंड ऑफ शेल्स की है. जो कोर्स का मतलब जो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि जब जैसे किसी की डेथ हुई तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स आते हैं वो गाते हैं प्रेयर्स वगैरह, उसे कहते हैं हम. देखो व्हाट इज डिस्क्राइब बाय ओवन. ओवन क्या है यहाँ आपका पोइट है जिसने ये विल्फ्रेड ओवन पोएम लिखी है एज अ पाल. द पेल कलरिंग ऑफ द फेस ऑफ द डेड सोल्जर हैज बीन डिस्क्राइब. द पेल कलरिंग है ऑफ द डेड सोल्जर्स का. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका आता है व्हाट इज एन एंथम. एंथम क्या है. इज द वर्ड सुटेबल फॉर दिस पोएम, के लिए सुटेबल है. देखो एंथम है ये यूजली सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है दैट इज संग बाय स्पेशल ओकेजन पे गाया जाता है. जैसे अब हम बात करें एंथम, हमारा नेशनल एंथम है. नेशनल एंथम आप कब गा रहे हो, स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं उस टाइम गाते हो. 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, तब ये हमारा ये जो होता है सॉन्ग्स होता है वो बजते हैं. वैसे एंथम की बात करें यूजली सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है. इट हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है फॉर अ कंट्री और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फॉर एग्जांपल देखो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके भी अपने एंथम्स होते हैं. अब अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का देखोगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अपना एंथम है. जब कोई भी फंक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी कराती है उसके स्टार्टिंग में उसके एंड में उसका एंथम तो बजता ही है. ठीक है. बट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज सटारिकली इन दिस. सटारिकली यूज़ हुआ है ये वर्ड. सटारिकली मतलब क्या होता है, व्यंग्य तरीके से यूज़ करा गया. मतलब कि कहना होना कुछ चाहिए उसको
मीनिंग कुछ हो रहा है पर हम वर्ड का और यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। द पोएम लैमेंट्स द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स किल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे। देखो जो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स की कब डेथ हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन सोल्जर्स की डेथ हुई है। नो बेल्स वर टोल्स फॉर देम, उनके लिए ना कोई बेल बजाई गई है, ना कोई प्रेयर्स गाई गई है। दे वर नॉट प्रॉपर बुरियल तक नहीं दिया गया उन्हें, क्योंकि उन्हें जो बैटल फील्ड पर ही छोड़ दिया गया। दस द यूज़ है जो एंथम का हियर इज क्लियरली सटारिकल है। सटारिकल है, देखो आप समझ सकते हो, क्योंकि एंथम का एक प्रेज की बात होती है। ऊपर जो जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है वो एक प्रेज की तरह नहीं हुई है उनकी डेथ, क्योंकि क्या हुआ है, उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो एक लास्ट में रिलीजियस सेरेमनी होती है डेथ के टाइम, वो तक नहीं मिली उन्हें। देखो व्हाट एलिमेंट्स कंप्राइज अ होमेज टू द डेथ सोल्जर्स को। देखो द डेथ सोल्जर्स आर नॉट गिवन एनी फॉर्मल होमेज, उन्हें कोई फॉर्मल होमेज नहीं मिला। इवन द मॉकरी ऑफ जो रिलीजियस सेरेमनी इज नॉट गोन थ्रू फॉर दैम, रिलीजियस सेरेमनी की मॉकरीज भी नहीं मिली। नो प्रेयर्स आर हेल्ड फॉर देम, उनके लिए ना कोई प्रेयर गाई। एंड नो बेल्स आर रंग टू अनाउंस देयर डेथ। नो mournful cries are heard for them as they lie dead on the battlefield. The shrill sound of shells are the only wails, जो एक शेल्स की, बंदूकों की, असले की जो आवाज़ है वही सुन के वो मरे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इज अ सैड पोएम और अ सेलिब्रेटरी पोएम। सेलिब्रेटरी पोएम है या एक सैड पोएम है, आप देखो सैड पोएम है ये। दस यूथ रेफर्स टू यंग मैन ओनली, यूथ सिर्फ यंग मैन के लिए है। हाउ डज द वॉर अफेक्ट द यंग वुमेन, यंग वुमेन को कैसे अफेक्ट करेगी वॉर, आप उनकी फैमिलीज को देख सकते हो। एक्सप्लेन विद डिटेल रेफरेंस टू द पोएम, डिटेल रेफरेंस टू द पोएम में आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। देखो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कौन सी पोएम है। इट इज़ अ सैड पोएम दैट लैमेंट्स द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स के जो डेथ को ये शो कर रहे हैं। क्यों, दे किल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो किसकी तरह किल हुए हैं, एक कैटल की तरह किल करे गए हैं। यंग मैन हु वर किल्ड इन द वॉर बट ऑल्सो टू ओनली दोज हु सफर्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। In fact, the word youth adds a deep poignancy to the theme of the poem. The first 8 lines lament the loss of a young man who died as cattle and were not given a proper burial. देखो उसमें वही बात है कि उन्हें एक तो प्रॉपर burial नहीं दिया गया, जैसे एक अंतिम संस्कार मिलना चाहिए, ना उनके लिए प्रेयर्स गाई गई है, ना कोई बेल बजाई गई है उनके लिए, बल्कि उन्हें कौन सी आवाज़ें सुनने को मिली है, एक राइफल्स की शटर साउंड जिसको डिस्क्राइब करा पोइट ने, और कौन कौन सी शेल्स की साउंड उन्हें सुनने को मिली है। उनके लिए कोई कोर्स जो होता है, जैसे कि आपका क्रिश्चियनिटी में होता है, ग्रुप ऑफ जो आते हैं सिंगर्स होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं हुआ है। नो प्रेयर्स हेल्ड हुई है, नो मोर्नफुल क्राइज, कुछ मोर्नफुल क्राइज भी, देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ गुड बाइज ऑन द फेसेस ऑफ द यंग वुमेन। वो कह रहे हैं ना यंग वुमेन को कैसे अफेक्ट करा, उनकी फैमिलीज पे आ जाओ आप, फैमिलीज में आए अगर वो, तो उनकी जो यंग वुमेन है वो बड़ी सैड है, क्योंकि वो सैड गुड बाय दे रही है उन्हें। द ओनली कॉफिन दे वुड ऑफर द डेड वॉज द पेल कलरिंग ऑफ देयर फेसेस है, वो फ्लावर्स ही ऑफर कर सकती है सिर्फ उनके कॉफिन पे। द ओनली रिस्पेक्ट जो शो कर सकते हैं वाज द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड एट द क्लोज ऑफ द डे। दस द पोइट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रीफ एंड एम्पिटनेस, खालीपन उनके लाइफ में ऑफ द ब्रिवर्ड वुमेन, जो बर्वियर्ड वुमेन जो है, उनकी औरतें हैं जो रह गई हैं घर पे, वो सोल्जर्स मर गए हैं, तो उनके जीवन में खालीपन सा हो गया, ग्रीफ है, एक दुख है, एक सैडनेस है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने भी देखो साउंड, राइम साउंड निकालना सिखाई है, आप कैसे निकाल सकते, कैटल, रैटल, देखो ए साउंड से आप हमेशा राइम स्कीम होती है जो इस क्वेश्चन में, वो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, देखो कैटल, उसका रैटल, ए गन्स, ओरियंस, बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दिया। सेकंड में देखो बेल्स, कोर्स, शेल्स, शर्ट्स, सेम है देखो, क्योंकि यहाँ तो हमने ए बी यूज़ कर लिया। अब देखो सी से यूज़ बनाएंगे हम, बेल्स, शेल्स, सी, कोर्स, शोर्स। आपको यहाँ प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स की जो आएगी उससे आप बना सकते हो आपका राइम स्कीम। उसके बाद देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके वो ही आ चुके हैं। एंथम क्या है, सुटेबल है ये, होमेज क्या है, देखो जो ये हमने क्वेश्चन वही डिस्कस करें, एंथम, होमेज। ठीक है, यही वाले क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस करेंगे, आप ये देख सकते हो। अब ये पोएम सेलिब्रेटरी है या सैड है, जो हमने लॉन्ग में डिस्कस करा, उनकी वुमेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है।
तो हमने ये चैप्टर जो है आपकी पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ ये डिस्कस कर ली है, और जो रिमेनिंग पोएम है एक रह गई है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।